दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2007 की, जब एक पति और पत्नी दिल्ली में रह रहे थे और उन दोनों में विवाद बढ़ जाता है। और विवाद इस कदर बढ़ता है कि वह दोनों अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब यहाँ छोड़ने की बात आती है तो यह पति है, यह अपनी पत्नी के छोड़ जाता है और उसके एक बेटा है, उसको भी उसी के साथ छोड़ देता है। और जो धन दौलत घर वगैरह है, यह सब कुछ भी उस पत्नी के पास छोड़कर वह चला जाता है हमेशा के लिए। और वह दिल्ली से यहाँ से बहुत दूर चला जाता है और वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चला जाता है। और वहाँ का एक डाई वाला इलाका रहता है, वहाँ पर ये रहने लग जाता है और वहाँ पर अपना नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू कर देता है। और यहाँ उसका बिजनेस था, वह बहुत अच्छा चल रहा था, उसे बहुत फ़ायदा हो रहा था बिजनेस में। और बिजनेस करते करते इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है, अपने से 20 साल छोटी उम्र की एक लड़की होती है, उससे उसकी मुलाकात होती है। और मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती से फिर ये प्यार में बदल जाता है। और फिर ये दोनों एक साथ रहने की कस्में खाते हैं और फिर ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। फिर पहले तो ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। और जब इनकी शादी के साल 2025 आ जाती है तो इस व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल के आसपास हो जाती है और ये जो लड़की है इसकी उम्र 34 साल हो जाती है। और दोनों में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और इनकी दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का अंतर था। और जो इनकी उम्र का अंतर था वह 20 साल था। इसी उम्र के अंतराल के चलते जो ये महिला थी, इस महिला को एक और लड़के से प्यार हो जाता है। और इस प्यार के चक्कर के चलते हुए इस महिला ने भी एक कत्ल कर दिया और इस प्यार के चक्कर में एक कत्ल और हो जाता है। और कत्ल भी बहुत भयानक होता है, बहुत खौफनाक होता है। और इस कत्ल की गूंज है, वह दिल्ली प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, इन तीनों प्रदेशों में इस कत्ल की जो कहानी की गूंज है वह फैल जाती है। और यह कत्ल क्यों किया था, इस कत्ल करने के पीछे की वजह क्या थी और क्यों यह कत्ल किया गया था, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला लगता है पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल का ही एक इलाका है कोरट दुगड़ा। और कोरट दुगड्डा की जो चौकी है उसके पास 5वीं मील के पास एक जो लाश है वह सड़ी हुई वहां पर पड़ी हुई है। जिस गली में यह लाश सिड़ रही थी उसी गली से कुछ व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे तो उनको बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। और इन्हीं बीच में से किसी व्यक्ति ने वहां पुलिस चौकी पर फोन कर दिया और फिर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद जो डेड बॉडी थी इसको अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पुलिस पहली नज़र में देखती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी वाहन ने इसे चपेट मार दी है, जिसके चलते एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई है। और फिर पुलिस ने इस लाश की शिनाख्त के लिए अखबारों में भी ज्ञापन छपवाए थे और अलग अलग थानों में भी सूचना दी थी कि किसी को इस व्यक्ति का पता चले तो हमें सूचना दे और हमसे संपर्क करे, क्योंकि यह व्यक्ति है, यह मर चुका है और इसकी डेड बॉडी पुलिस थाने में है। और इससे पुलिस को यहाँ से कोई भी सूचना नहीं मिली, कोई भी लीड नहीं मिली और उस व्यक्ति की कोई शिनाख्त भी नहीं होती है और उस व्यक्ति का कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है कि यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसकी लाश है वह भी पहले से डिकम्पोज हो चुकी थी, वह सड़ गल चुकी थी और वह क्षतिग्रस्त भी हो चुकी थी और अब उस व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चला था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर चौकन्नी हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस व्यक्ति के साथ आखिरकार किसने यह सब किया होगा।
जो लाश मिली थी अब तक देखकर पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, यह व्यक्ति किसी वाहन की चपेट में आकर इस व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की चाहे गर्दन हो, चाहे सीना हो, चाहे कमर हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, उसके हर जगह पर चोट के निशान थे, जैसे कि किसी धारदार हथियार से इसे बहुत तेजी से इसके ऊपर वार किया गया हो। और ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को काटने की कोशिश की गई थी और किसी धारदार हथियार से इसके ऊपर बार बार वार किया गया था। फिर पता चलता है कि इस व्यक्ति को जहां सीसीटीवी कैमरे थे हाईवे के पास से, वह सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और जो एसीपी होता है वह भी पुलिस टीम को कहता है कि जल्दी से जल्दी हो सके तो इस व्यक्ति का जो केस है वह आप समेटे, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ इतना गंदा और घिनौना काम किया गया है, क्योंकि इसके इतने वार किए गए हैं, अनगिनत वार किए गए हैं, इसको बार बार काटने की कोशिश की गई है। तो आप इस केस की कड़ी को जल्दी से जल्दी सुलझाइए। अब पुलिस जो हाईवे के पास कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को खंगालना शुरू करती है तो पुलिस को यहाँ से एक लीड मिलती है। यह कैमरे खंगालने में पुलिस को कई दिन का टाइम लग जाता है। जब वह गाड़ी मिलती है SUV 500 मिलती है, यह गाड़ी उनको संदिग्ध लगती है और जब इस गाड़ी को देखा जाता है तो यह गाड़ी 2 जून 2025 की शाम को 5 या 6 बजे के आसपास का समय था। उस समय यह गाड़ी दुगड्डा चौकी होती है उसके पास आकर कार और वापस चली जाती है। अब पुलिस ने यहीं से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि यह गाड़ी थी, यह इस इलाके में आई थी, लेकिन यह गाड़ी किसी के घर पर या किसी शॉप पर नहीं रुकी। यह गाड़ी यहाँ पर आई और सिर्फ वापस चली गई। इस गाड़ी में क्या पता यह लाश लाई गई हो और यहाँ पर फेंक कर वापस चला गया हो। फिर पुलिस ने इस गाड़ी की तहकीकात करना शुरू कर दी। फिर ये जो गाड़ी है SUV 500, इसका नंबर निकलवाया जाता है। नंबर निकलवाकर इसका रजिस्ट्रेशन के आधार पर पता चलता है कि यह गाड़ी किसके नाम पर है। तो यह जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम होता है रविंदर सिंह, जो कि राजकोरी एक जगह लगती है बसंत कुंज साउथ दिल्ली के अंदर, और उसी जगह का यह व्यक्ति रहने वाला है रविंदर सिंह, और उसके नाम यह गाड़ी थी। और यह रविंदर सिंह था, यह बिजनेसमैन था और इसका जो बिजनेस में था वह भी बहुत ज़्यादा घाटा लग चुका था, क्योंकि रविंदर सिंह था यह एक 18 लाख का एक व्यक्ति को जो वो चेक देता है और वह चेक बाउंसर हो जाता है, उसके खिलाफ जो FIR दर्ज भी की गई थी। और जो रविंदर सिंह था वह अपने घर वालों से कहता है कि अगर कहीं घर पर पुलिस आए तो आप उसे मना कर देना, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि जो वह 18 लाख के चेक के बारे में बाउंसर चल रहा था उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। उस मामले में यह घर वालों को साफ बताने से इनकार कर देता है। जो घर वाले हैं वह उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। फिर पुलिस के लाख समझाने की कोशिश के बाद भी घर वाले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पुलिस वाले घर वाले से कहते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, हमें लगता है कि वह डेड बॉडी रविंदर सिंह की है। तो घर वालों ने सोचा कि यह पुलिस है, यह भी हमारे साथ ही कुछ गेम खेल रही है। और ये घर वाले पहले तो शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, और फिर पुलिस के बार बार संपर्क करने पर, और जो ये रविंदर सिंह है इसका भाई होता है राजेश, वह पुलिस से संपर्क करता है। और जो डेड बॉडी थी वह पुलिस के पास 72 घंटे तक तो रही थी, उसके बाद पुलिस के पास वह डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। और उस डेड बॉडी का पुलिस ने रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करा दिया। और उसकी जो फोटो ली हुई थी वह जो रविंदर सिंह का भाई था राजेश, उसे दिखाया जाता है। फिर जब राजेश को यह फोटो दिखाई जाती है तो राजेश इसे पहचान जाता है, कहता है कि ये तो मेरा भाई रविंदर ही है। और फिर जब ये गाड़ी है, इस गाड़ी को SUV नंबर होते हैं 500 इसके, इस गाड़ी को CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो इस गाड़ी को जो चला रहा था व्यक्ति, उसकी भी फोटो आ जाती है, और जो साइड में बैठी हुई एक महिला है उसकी भी फोटो आ जाती है। जब राजेश को इस महिला के बारे में पूछा जाता है वो पुलिस तो कहता है कि ये तो मेरे भाई रविंदर की जो दूसरी पत्नी है वह है। फिर पुलिस ने इस महिला के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो ये महिला है इसका नाम रीना सिंधु है और इसकी उम्र लगभग 33-34 साल के आसपास की है, और यह C551 संगम विहार सिविल लाइंस थाने इलाके की यह रहने वाली है।
और फिर पुलिस ने इस रीना के घर पर छापामारी की तो यह रीना हाथ लग जाती है पुलिस के और पुलिस इसे हिरासत में लेकर थाने लाई जाती है। जब पुलिस रीना से पूछताछ करती है तो यह पहले तो इधर उधर की कहानी सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन जब पुलिस इसे कड़ी मशक्कत से पूछताछ करती है और जो ये रीना सिंधु है यह फिर अपनी कहानी बताना शुरू करती है। यह बताती है कि साल 2007 में जो ये रविंदर सिंह है इसकी पत्नी है आशा, आशा से इसका विवाद हो जाता है और यह उसे छोड़ छाड़ कर सब कुछ यह देहरादून में डाई वाले इलाके में आकर रहने लग जाता है। और ये बताते हैं कि जिस समय मेरी मुलाकात रविंदर सिंह से हुई थी उस समय मेरी उम्र 17 से 18 साल की थी और हम पहले तो दोस्ती करते हैं और दोस्ती से फिर हम प्यार में पड़ जाते हैं और फिर ये दोनों रिलेशन में भी रहते हैं कुछ समय के लिए और फिर यह शादी कर लेते हैं। और इन लोगों ने 2011 में शादी की थी। दरअसल जो ये लड़की है रीना सिंधु यह मुरादाबाद की रहने वाली है और इसकी पढ़ाई वगैरह भी मुरादाबाद से हुई थी और यह डाई वाला जो इलाका है इसमें यह एक किराए के मकान लेकर रहती थी और इससे यहाँ से ही प्यार हुआ था और यह शादी के बाद भी कुछ समय पर यहाँ पर किराए का मकान लेकर रही थी। और फिर जो इसका पति है यह साल 2025 में इसे एक मकान है वह गिफ्ट करता है और उस मकान की कीमत होती है लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास की। और इनकी शादी भी हो जाती है और एक लड़की भी पैदा हो जाती है। इनकी जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी और जो ये व्यक्ति था यह अपने बिजनेस के लिए अलग अलग जगहों पर जाया करता था। कभी यह हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में तो कभी दिल्ली में। यह अलग अलग जगह पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जाया करता था और यह 15 दिन से 20 दिन से ही अपनी पत्नी के पास अपने घर पर संभालने के लिए आया करता था। फिर जिस लड़की के साथ इसकी शादी हुई थी वह उससे 20 साल उम्र में छोटी थी और वह लड़की अब सोचती है कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ एक कोर्स भी करना चाहिए। वह लड़की पढ़ाई के साथ साथ एक फिजियोथेरेपी का कोर्स कर लेती है और वह जो अपना 3 मंजिली मकान है उसी के अंदर फिजियोथेरेपी का वह मेडिकल खोल लेती है। और साथ ही उसने एक यूनिसेक्सुअल एक सैलून था वह भी खुलवाया जिससे महिला हो या पुरुष हो वह लोग वहां पर आया करते थे और साथ ही जो फिजियोथेरेपिस्ट के लोग थे वह भी उसके पास आया करते थे। और इसी बीच में एक लड़का आया करता था, पारुतोष उसका नाम होता है और उसका गांव सराया पुटनी होता है और वह उसकी जगह लगती है नागिन बिजनौर और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। और यह फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यह पारितोष इसके जो कमरा है उसके ऊपर आया करता था, घर पर आया करता था। और जो यह रीना सिंधु है इसका पति था यह महीने में 15 दिन में रविंदर सिंह घर पर आया करता था और फिर यह दोनों दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती यह प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों यह फिजिकल रिलेशन भी बनाने लग जाते हैं। और कभी कभी यह ऐसे रहते थे कि जैसे कि एक पति और पत्नी। लेकिन जो रीना सिंधु की बेटी थी उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर यह रविंदर सिंह था, यह दिसंबर 2024 की बात है। यह व्यक्ति रविंदर सिंह था, इसके ऊपर कर्जा हो जाता है और जो इसका बिजनेस था वह भी दिन प्रतिदिन लॉस ही होता जाता है। और फिर ये रविंदर सिंह इसी बीच में एक पार्टी को 18 लाख का चेक देता है और उसके बैंक में पैसे नहीं होने की वजह से वह चेक बाउंसर हो जाता है। और फिर जो पार्टी थी उसको गुस्सा आता है और यह जो उसके अंतर्गत धाराएं आती हैं उन धाराओं के अंतर्गत रविंदर सिंह के ऊपर FIR दर्ज करवा देते हैं। और फिर इसके ऊपर FIR दर्ज हुई तो यह इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। यह अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेता है और यह इधर से उधर भागता हुआ फिर यह एक दिन अपनी जो पत्नी है रीना सिंधु उसके पास पहुंच जाता है और यह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा जो बिजनेस है वह लॉस चल रहा है, उसकी बदौलत से चलते मुझे जो ये मकान है यह मकान मुझे बेचना पड़ेगा और जिससे मैं मकान बेचूंगा उससे जो मेरा कर्ज है यह भी उतर जाएगा और मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर लूंगा। इसलिए हमें एक बार किराए के मकान में रहना पड़ेगा। तो फिर ये जो रीना सिंधु है यह सोचती है कि अगर यह मकान बेच देगा तो जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट का धंधा है वह भी चौपट हो जाएगा और जो एक सेक्स सैलून खोल रखा है वह भी पूरा चौपट हो जाएगा और मेरी जो आमदनी का साधन है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और रीना सिंधु ने सोच लिया था कि यह मकान तो मैं किसी भी हालत में इसे बेचने नहीं दूंगी और जो मकान था वह रविंदर सिंह भी अकेला उसे नहीं बेच सकता था और जो रीना सिंधु थी वह भी नहीं बेच सकती थी। और यह जो मकान था यह इन दोनों के संयुक्त नाम था, कमांड इन दोनों की थी, दोनों के नाम के ऊपर था।
और उधर तो पुलिस थी वह रविंदर सिंह को खोज रही थी, और जहां ये रविंदर सिंह इधर से उधर भाग रहा था, जब भी कोई भी व्यक्ति मिलता था उसके फोन से लेकर यह अपनी पत्नी रीना से बात किया करता था, और घर पर भी यह दूसरे के फोन लेकर ही बात किया करता था। और जो रीना सिंह थी यह इस मकान को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहती थी, और जो रविंदर सिंधु था वह इस मकान को बेचना चाहता था। फिर जो रविंदर सिंह की पत्नी रीना सिंधु ये कहती है कि तुम पिछले 6 महीने से कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारा एक परफेक्ट इंतजाम कर दूंगी जहां से तुम्हें पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। और एक मेरा पेशेंट है, वह पारितोष नाम है उसका, वह अक्सर मेरे पास आया कर रहा है, और तुम उसके पास जाकर आराम से रह सकते हो, वहां पर पुलिस कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिला उसका बिजनौर है, और नागिन एक इलाका है, नागिन इलाके का ही एक गांव लगता है सराय पुटिन, उस गांव में तुम पहुंच जाओ। और यह रविंदर सिंह है, यह 31 मई 2025 को वहां पर पहुंच जाता है पारितोष के पास, और अगली तारीख होती है 1 मई 2025। 1 जून 2025 को जो रीना सिंधु है यह भी वहां पर पहुंच जाती है पारितोष के घर के। और ये रीना सिंधु है, यह जो अपना पति होता है रविंदर, इसको बिल्कुल भी कानो कान भनक नहीं लगने देती है कि जो पारितोष है वह इसका प्रेमी है। और यह पारितोष को एक ऑफर देती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का इनाम दूंगी, और साथ ही तुमसे शादी भी करूंगी अगर तुम मेरे इस पति को रास्ते से हटा दो। और फिर जो पारितोष है वह लालच में आ जाता है, और वह पहले जो रविंदर सिंह है उसको खूब सारी शराब पिलाता है, और वह शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हो जाता है। तो फिर यह जो रीना है यह इसके रविंदर सिंह के हाथ पैर पकड़ती है, और यह पारितोष है यह एक फावड़ा लेकर इसके ऊपर एक से बढ़कर ताबड़तोड़ वार करता है, और जब तक वार करता है तब तक कि रविंदर सिंह की मौत ना हो जाए। और फिर ये सोचते हैं कि यह तो मर गया है, अब जो इसकी लाश है इसको कहाँ ठिकाने लगाएं। तो यह फिर जो ये रविंदर सिंह की गाड़ी है SU 500, इसी को लेते हैं, इसी में रविंदर सिंह की जो लाश है उसको रखते हैं, और फिर जो यहाँ से नागिन से 77 किलोमीटर दूर यह रामगंगा विहार की तरफ जाकर वहां पर यह लाश को रविंदर सिंह की लाश को फेंक देते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर डेड बॉडी को फेंकेंगे तो इसी पर यहाँ पर किसी को पता चल जाएगा। फिर यह 44 किलोमीटर उत्तराखंड की ओर तरफ चलते हैं, वहां पर पौड़ी गढ़वाल एक जिला लगता है, और वहां दुगट्टा चौकी होती है। उस दुगट्टा चौकी के नेशनल हाईवे के पास 5वीं मील के जंगल होता है, उस जंगल की एक गहरी खाई होती है, उस गहरी खाई में उस लाश को फेंक देते हैं। और 2 जून 2025 को शाम के 5-6 बजे के आसपास यह लाश वहां पर फेंक देते हैं, और यह ऐसा सोचते हैं कि यह लाश अब कभी भी किसी को नहीं मिलेगी, और यह यहाँ पर ही सड़ गल जाएगी। और फिर यह डेड बॉडी है यह पुलिस के हाथ लग जाती है, और पोस्टमार्टम में यह भी खुलासा हो जाता है कि यह व्यक्ति इसका कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति के अलग अलग शरीर पर किसी धारदार हथियार से वार किए गए हैं, और उसकी वजह से ही इस व्यक्ति की मौत हुई है, और इस व्यक्ति की हत्या की गई है, बल्कि कोई यह एक्सीडेंट नहीं है। और इसके बाद जो पत्नी है रीना सिंधु उसको भी पुलिस पकड़ लेती है, और जो पारितोष होता है उसका प्रेमी, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और आखिरकार 21 जून 2025 को दोनों पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं। और इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद इससे पूछा जाता है कि तुमने रविंदर सिंह का कत्ल क्यों किया। तो ये कह रही थी कि मेरी एक लग्जरी लाइफ चल रही थी, मेरा एक फिजियोथेरेपी था और एक सेक्स एक्टिव वो सैलून भी चल रहा था। यह उस मकान को बेचने की कोशिश कर रहा था, मैं उस मकान को किसी भी हालत में बिकने नहीं दे रही थी। यह उस मकान को बेचकर अपना कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहा था। और ये जो रीना है यह सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव थी, इसके 11,000 से कुछ ज्यादा ही फॉलोवर थे, और वह इस मकान को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी, और वह इस मकान को बेचने के ऊपर तुला हुआ था। और वैसे भी यह चाहे कुछ भी हो जाए, इसने यह सोच लिया था कि मेरे को चाहे इसकी मारना ही क्यों ना पड़े, यह इस मकान को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगी। और वैसे भी यह इससे 20 साल उम्र में भी बड़ा था, और जो इसका वैवाहिक सुख था वह तो इसके प्रेमी से इसका पूरा हो रहा था। फिर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब इस पूरी कहानी का लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला, तो लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस रीना सिंधु के लिए अपने पहली पत्नी थी उसको छोड़ दिया,
और उसका छोड़ने के बाद यह इस रीना सिंधु के पास आता है और अपनी ही पत्नी को लगभग यह 3-4 करोड़ रुपए का मकान है वह गिफ्ट करता है। और आज जब उसका पति परेशानी में था तो उसकी पत्नी ने उसकी मदद करने की बजाय उसकी जो जान थी वही ले ली। उसने तो उस मकान के लिए उसकी इस हद तक जान ली कि जैसे कि उसका प्रेमी ही उसके लिए सब कुछ था। और जब लोगों के सामने महिला का ऐसा करूर रूप आता है तो लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।